Hello everyone. So I'm Vinod Kumari Dahiya and I'm back with one more lecture that is about chromophores and oxochromes. तो चलिए बात करते हैं क्रोमोफोर क्या है और ऑक्सोक्रोम क्या है। पहले हम शुरू कर देते हैं क्रोमोफोर से शुरू कर लेते हैं। ठीक है जी। तो क्रोमोफोर नाम से ही पता लग रहा है बेटा, दो पार्ट में डिवाइडेड है ये। एक है आपका कि क्रोमो क्या है, क्रोमो मीन्स कलर, ओके, और फोर मीन्स बियरिंग, बियरिंग। तो ये कहता है कि कोई भी आपका जो कलर बियरिंग ग्रुप होता है ना, दैट इज नोन एज क्रोमोफोर। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ग्रुप, कोई भी ग्रुप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। तो कलर देने के लिए अगर कोई भी ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है उसे हम क्रोमोफोर बोलेंगे, और ये जो ग्रुप होता है ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन को इन यूवी विजिबल रीजन। तो हमारे यूवी विजिबल रीजन आपको शुरू से ही पता है कि हम लेके चलते हैं विजिबल रीजन, जनरली हम लेके चलते हैं 400 टू 800 नैनोमीटर, और यूवी हम लेके चलते हैं 200 टू 400 नैनोमीटर। तो वी कैन से कि 200 से 800 नैनोमीटर के बीच में हम यूवी विजिबल रीजन स्टडी करते हैं। तो ये कहता है कि अब आपके पास क्रोमोफोर है क्या। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास बेंजीन है। बेंजीन जो है बेटा, ये आपका बेंजीन जो है ये कलरलेस कंपाउंड है, कोई कलर नहीं है इसका। लेकिन जब आप इसमें एक NO2 ग्रुप ऐड कर देंगे, एक NO2 ग्रुप डाल देते हैं, नाइट्रोबेंजीन जो बना आपका, नाइट्रोबेंजीन जो है दैट इज येलो इन कलर, वो येलो कलर का होता है, आप कभी भी देखिएगा। तो ये जो येलो कलर आया नाइट्रोबेंजीन में, ये किसकी वजह से आया, NO2 की वजह से आया। तो NO2 जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग येलो कलर, है ना। NO2 ही रिस्पॉन्सिबल हुआ फॉर इम्पार्टिंग येलो कलर, क्योंकि जब बेंजीन बेचारा अकेला था तो कलरलेस था, जैसे ही NO2 उसके पास आ गया वो येलो कलर का हो गया। तो इसमें NO2 ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर इन द नाइट्रोबेंजीन, सो दिस इज नोन एज क्रोमोफोर। NO2 is chromophore here। ऐसा कोई भी ग्रुप जो कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दिस इज नोन एज क्रोमोफोर। अब क्रोमोफोर होता क्या है, क्रोमोफोर जो है बेटा आपका, वो कोई भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड। आपको सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड तो पता है ना, सेचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, अनसेचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी हो सकता है। कोई भी आपका क्रोमोफोर जो है वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड हो सकता है, आपका मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि क्योंकि वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है तो उसके पास पाई ऑर्बिटल्स होने चाहिए। इट मस्ट हैव पाई ऑर्बिटल्स। पाई बॉन्ड बना रहे तो पाई ऑर्बिटल होंगे। बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होते हैं, इन सबको आप मेरी दूसरी वीडियो जो है, जो ब्यूटाडाइइन से रिलेटेड है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ब्यूटाडाइइन, वहां पे समझ सकते हैं। तो चलिए अभी हम वापस इसी पे आते हैं, वहां नहीं जाते हैं कि ब्यूटाडाइइन का पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या था। ये कहता है कि कोई भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड या फंक्शनल ग्रुप जिसमें कि पाई ऑर्बिटल होंगे वो आपका क्रोमोफोर का काम करेगा। और ये जो है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन इन यूवी रीजन। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन इन यूवी रीजन। ठीक है, ये जो ग्रुप्स होते हैं ये ही रिस्पॉन्सिबल हैं यूवी रीजन में एब्जॉर्प्शन के। अब ये कहता है कि क्रोमोफोर, अगर आपको डेफिनेशन लिखनी आ जाए कि क्रोमोफोर की डेफिनेशन क्या है, तो आप लिख के आइएगा कि क्रोमोफोर्स जो हैं दे आर अनसेचुरेटेड ग्रुप, अनसेचुरेटेड ग्रुप which are covalently bonded, which are covalently bonded, ठीक है, with एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड से कोवलेंटली बॉन्डेड हो जाएंगे ये। जैसे अभी हमने किया था कि NO2 बेंजीन से कोवलेंट बॉन्ड बना के जुड़ गया था, इससे पहले वाले एग्जांपल में जो हमने किया था। एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन इन यूवी रीजन।
and responsible for absorption in UV ultraviolet visible radiations। ठीक है, या रीजन भी लिख सकते हैं आप। तो ये है हमारा क्रोमोफोर। अब बात आती है कि क्रोमोफोर के एग्जाम्पल क्या होंगे। क्रोमोफोर के एग्जाम्पल देखिए बेटा, आपने शुरू में ऊपर कहा कि क्रोमोफोर हमारे ऐसे कंपाउंड हैं जो कि अनसेचुरेटेड होंगे। तो अनसेचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड होगा। लीजिए जी, डबल बॉन्ड वाला एल्कीन ले लिया, तो ये क्रोमोफोर का काम करेगा। फिर आप कह रहे हैं कि क्रोमोफोर जो है अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। तो अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में थोड़ा बनता है। अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड जो है वो तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी बन सकता है, तो हम इसको भी क्रोमोफोर मान के चलेंगे। अगर हम NO2 की बात करें तो NO2 में भी बनता है, तो उसको भी हम क्या कंसीडर करके चलेंगे, उसको भी हम क्रोमोफोर मान के चलेंगे। ऐसा कोई भी कंपाउंड आप ले लीजिए जिसमें कि आपको ये लग रहा है COH ग्रुप की अगर मैं बात करूं, लीजिए जी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, अनसेचुरेशन आ गई। अनसेचुरेशन अगर इसके अंदर आ गई तो अब ये क्या काम करेगा, क्रोमोफोर का काम करेगा। एस्टर्स पता है आपको, RCOR ग्रुप, उसमें भी डबल बॉन्ड है। कहीं पे भी अगर आपको लगता है नाइट्राइल ग्रुप है, एसिड है, एस्टर है, एल्डिहाइड है, कहीं पे भी आपको लगता है कि उसमें अनसेचुरेटेड बॉन्ड है, मींस डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो वो सारे के सारे क्या काम करते हैं, क्रोमोफोर का काम करते हैं। अब ये आपको कहता है कि क्रोमोफोर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। क्रोमोफोर्स जो हैं these are of two types। अब भाई कौन कौन से दो टाइप होंगे इसके। पहला टाइप जो है, पहला टाइप ये कहता है कि ऐसे होते हैं आपके क्रोमोफोर जिनके अंदर विच कंटेन पाई इलेक्ट्रॉन। क्रोमोफोर in which group contain pi इलेक्ट्रॉन। सिर्फ यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। एंड दे अंडरगो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगी। इसमें जो आपका बॉन्डिंग है वो आपका पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग जो है वो पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब इसका एग्जांपल C डबल बॉन्ड C पाई बॉन्ड है, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड C पाई बॉन्ड है, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन हो जाएंगी। तो अभी हम कहते हैं कि हमारा एक और भी टाइप आता है। दूसरा टाइप ऐसा है बेटा जिसमें क्रोमोफोर के अंदर क्रोमोफोर विद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो कहीं बॉन्डिंग में काम ना आ रहे हो। और अब ये क्या करेंगे, ये N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। इस ऊपर वाले के पास, बेचारे के पास देखो कहीं पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं थे, दोनों कार्बन थी, इधर भी दोनों कार्बन थी, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रही थी। लेकिन अब हम अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। अगला एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं N डबल बॉन्ड N एजोडाई की जो हम बात करते हैं, ये तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो भाई एक तो ये N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस कर रहे हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जो कि पाई स्टार में चले जाएंगे, और पाई बॉन्ड तो है ही है, तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होंगी। तो इसमें बेटा दो टाइप की ट्रांजिशंस पॉसिबल है, N2 पाई स्टार भी और पाई टू पाई स्टार भी। लेकिन जो फर्स्ट टाइप थी ना हमारी, उसमें सिर्फ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस पॉसिबल थी। तो अब ये कहता है कि हमारे पास ये जो दो टाइप के क्रोमोफोर है ना, ये क्या कर रहे हैं, ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कर रहे हैं, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपकी ट्रांजिशंस हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है। और जैसे जैसे आपकी ट्रांजिशन लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ मींस लेस एनर्जी की तरफ शिफ्ट होंगे, तो कंपाउंड्स यूजुअली स्टार्ट इम्पार्टिंग कलर। तो आपका जो कंपाउंड है वो कलर्ड होना शुरू हो जाएगा, वो आपको कलर्ड दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, एक लाइन और मैं लिख देती हूँ, व्हेन क्रोमोफोर्स आर एडेड
when chromophores are added with any compound। आप किसी भी कंपाउंड में अगर क्रोमोफोर ऐड करते हैं तो एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ जो है आपकी लैम्ब्डा मैक्स जो है, एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ जो है, दैट शिफ्ट टूवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जाएगी। इसको हम बाथोक्रोमिक शिफ्ट वगैरह भी बोलते हैं। ये सब चीजें मैं अभी आपको बताऊंगी आगे, बाथोक्रोमिक शिफ्ट क्या है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या है, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट क्या है, बड़ी जल्दी हम करेंगे। अभी हम क्रोमोफोर पे और ऑक्सोक्रोम पे हैं, तो थोड़ा सा क्रोमोफोर हो गया, ऑक्सोक्रोम के बारे में डिस्कस कर ले, फिर हम शिफ्ट्स डिस्कस करते हैं। अब हमारा अगली चीज आती है कि ऑक्सोक्रोम क्या है। ऑक्सोक्रोम क्या है? ऑक्सोक्रोम में बेटा ये आपको कहता है कि ऑक्सोक्रोम जो होता है वो कोई भी सैचुरेटेड ग्रुप होता है। इट इज सैचुरेटेड ग्रुप। अनसैचुरेशन की बात नहीं कर रही हूं मैं यहाँ पे, मल्टीपल बॉन्ड की बात नहीं कर रही हूँ। देखिए सैचुरेटेड ग्रुप है, ठीक है। ये क्रोमोफोर के ऊपर सब्स्टिट्यूटेड होता है, उसको चिपक जाता है जाके, उस पर जुड़ा होता है। सब्स्टिट्यूटेड ऑन क्रोमोफोर। क्रोमोफोर का बेचारा कोई हाइड्रोजन वाइड्रोजन हिस्सा हटाया होगा और उसकी जगह जाके खुद चिपक गया जी। फिर इसके चिपकने से क्या होगा? एनहेंस कर देगा ये कलर इम्पार्टिंग प्रॉपर्टी जो है उसको। एनहेंस द कलर इम्पार्टिंग प्रॉपर्टी। कलर तो वो बेचारा पहले भी दे रहा था वैसे, अगर और नहीं भी दे रहा था तो इसने दिलाना शुरू कर दिया, ठीक है। एनहेंस द कलर इम्पार्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्रोमोफोर। जनरली ये उसको एनहेंस करता है। इसका खुद का कोई वजूद नहीं होता, खुद इंडिविजुअल कुछ नहीं करेगा ये। दे देमसेल्व्स आर नॉट क्रोमोफोर। अगर कहीं पे अकेला रखा है ना तो कोई नहीं जानेगा इसको कि भाई ये कलर देगा नहीं देगा, कुछ नहीं है। दे देमसेल्व्स आर नॉट क्रोमोफोर। ये खुद क्रोमोफोर का काम नहीं करते। जब ये क्रोमोफोर से जाके चिपक जाते हैं ना तो उसकी इंटेंसिटी को एनहेंस कर देते हैं। एंड दीज आर नॉट solely responsible for color। लीजिए जी, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। ठीक है। बट when attached to chromophore, लेकिन जब आप इसे क्रोमोफोर से अटैच कर दोगे तो इट एनहेंसेस द इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं या वेवलेंथ को टूवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ उसको शिफ्ट कर देते हैं। अब इसके भी एग्जांपल कर ले। सैचुरेटेड है ये, इस पर सैचुरेटेड है तो देखिए OH ग्रुप हो सकता है, NH2 ग्रुप हो सकता है, OR ग्रुप हो सकता है, NHR ग्रुप हो सकता है। ठीक है, अब इसमें फिर से हम वही बात करते हैं जैसे आपका बेंजीन है। बेंजीन जो है बेटा वो 255 नैनोमीटर के अराउंड एब्सॉर्ब करता है, उसकी जो लैम्ब्डा मैक्स है। लेकिन जब से ही आप इसमें एक ऑक्सोक्रोम NH2 जोड़ दोगे ना, या फिर हम बात करें कि NO2 की भी बात कर सकते हैं, NH2 जोड़ देते हैं तो क्या होगा? एनिलीन बन गया। इस बार आपका NH2 जोड़ रहे हैं तो एनिलीन बनते ही लैम्ब्डा मैक्स जो है वो 255 से 280 नैनोमीटर पहुंच जाती है। ठीक है, तो ऐसा क्या हो गया भाई कि 255 से 280 नैनोमीटर पहुंच गई? हमने ऑक्सोक्रोम जोड़ा, ऑक्सोक्रोम ने उसकी लैम्ब्डा मैक्स को बढ़ा दिया, मतलब वेवलेंथ को बढ़ा दिया। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड सैचुरेटेड जिसकी खुद के बेचारे की अकेले की कोई इंडिविजुअलिटी नहीं थी, लेकिन जब आपने उसको क्रोमोफोर के साथ जोड़ा तो उसने लैम्ब्डा मैक्स को बढ़ा दिया, ऐसे कंपाउंड्स जो हैं हम उन्हें ऑक्सोक्रोम्स बोलते हैं। ऑक्सोक्रोम वैसे अकेला कभी भी यूवी रीजन में अपना कोई सिग्नल शो नहीं करता है। ठीक है, अब है फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या क्या फैक्टर हैं भाई? पहला फैक्टर तो यही है कि ये कहता है कि आपका अगर मान लो क्रोमोफोर जुड़ा है या ऑक्सोक्रोम जुड़ा है किसी भी कंपाउंड से,
तो वो क्या करेगा, लैम्ब्डामैक्स को बढ़ा देगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस उसमें पॉसिबल हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पॉसिबल हो जाएंगी तो फिर वो यूवी विजिबल रीजन में एब्सॉर्ब करना शुरू कर देगा कंपाउंड। दूसरा ये कहता है, दूसरा फैक्टर क्या होगा आपका, सॉल्वेंट इफेक्ट भी होता है। सॉल्वेंट इफेक्ट में ये कहता है बेटा कि कुछ सॉल्वेंट्स ऐसे होते हैं, देखिए जैसे आपका अगर मैं बेंजीन की बात करूं, बेंजीन अभी हमने किया कि 255 नैनोमीटर के अराउंड एब्सॉर्ब करता है। फिर अगर मैं CCl4 की बात करूं, वो 265 नैनोमीटर के अराउंड एब्सॉर्ब करता है। क्लोरोफॉर्म की अगर मैं बात करूं CHCl3 की, तो वो 240 नैनोमीटर के अराउंड एब्सॉर्ब करता है। तो ये जो सॉल्वेंट्स हैं ये अपनी पीक देते हैं 255 नैनोमीटर, 265 नैनोमीटर, 240 नैनोमीटर। अब आप इसमें अपना अननोन कंपाउंड सॉल्यूट डिसॉल्व कर दो और आप भाई स्पेक्ट्रा निकालने की कोशिश करो कि मैं तो अपना अननोन कंपाउंड इलोसिडेट करूंगा या करूंगी कि क्या है, तो उसमें अपनी बेंजीन पीक देना शुरू कर देगा, CCl4 पीक देना शुरू कर देगा 200 से 800 के बीच में। अब भले मानुष आपको तो नहीं पता ना कि ये जो पीक आ रही है ये सॉल्यूट की आ रही है, सॉल्वेंट की आ रही है। आप तो खुश हो जाओगे एक बड़ी सी पीक देख के 250 पे आ गई, अरे मेरा कंपाउंड में ना पक्का बेंजीन रिंग है कहीं। पर वो अननोन कंपाउंड की पीक नहीं है बेटा, वो सॉल्वेंट की पीक आ गई है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप यूवी स्पेक्ट्रा निकालो ना, तो आपको इनमें से कोई सॉल्वेंट यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अपनी पीक देना शुरू कर देते हैं। तो हम जनरली 95% केसेस में जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो इथेनॉल यूज करते हैं, क्योंकि इथेनॉल जो है वो बिलो 200 अपनी पीक देता है, वो यूवी विजिबल रीजन में एब्सॉर्ब भी नहीं करता। वो जब एब्सॉर्ब नहीं करेगा तो उसकी खुद की पीक नहीं आएगी, आपके पास जो भी पीक्स आएंगी ना वो आपके अननोन कंपाउंड की आएंगी, जो कंपाउंड अंडर स्टडी है उसकी। तो इसलिए इनमें से कोई सॉल्वेंट मत यूज कीजिएगा, जहां तक हो सके इथेनॉल वगैरह ही यूज कीजिएगा, वाटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वाटर भी नहीं देगा आपको पीक, 200 नैनोमीटर से नीचे ही देता है वो हमेशा। फिर ये कहता है भाई तीसरी चीज हमारी आती है टेम्परेचर। टेम्परेचर ये कहता है बेटा कि जहां तक हो सके ना लो टेम्परेचर पे ही आप स्पेक्ट्रा निकालो, क्योंकि जब आप कम टेम्परेचर पे स्पेक्ट्रा निकालोगे ना तो हायर एब्जॉर्प्शंस होंगे और अच्छे रिजल्ट आएंगे। जब आप हाई टेम्परेचर पे अगर मान लो निकालने चले जाते हो तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो जाएंगी और आपको कभी भी एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे उस केस में। तो अगर आपको जेन्युइन और एग्जैक्ट रिजल्ट्स चाहिए ना तो हमेशा लो टेम्परेचर पे ही स्पेक्ट्रा निकालना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर और स्पेक्ट्रा अफेक्टिंग यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम फटाफट एक बार शिफ्ट्स और पढ़ लेते हैं कि शिफ्ट्स क्या होते हैं। तो शिफ्ट क्या है बेटा इसमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ये कहता है कि आपको पता है कि ग्राफ में आपके पास एक पीक आ जाएगी 200 से 800 नैनोमीटर के बीच में, 200 से 800 नैनोमीटर के बीच में एक पीक आ जाएगी। वो पीक अगर किसी भी ग्रुप जैसे ऑक्सोक्रोम या क्रोमोफोर के जुड़ जाने से इस साइड शिफ्ट होती है। अब ये इस साइड का क्या मतलब है, इस साइड देखो, विबग्योर पता है ना आप सबको, विबग्योर का मतलब यहाँ पे वॉयलेट, यहाँ पे इंडिगो, यहाँ पे ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसमें ये कहता है यहाँ पे वॉयलेट से रेड की तरफ वेवलेंथ बढ़ती है, वेवलेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है, लैम्ब्डा मैक्स इंक्रीज होती है। तो जब भी रेड की तरफ आपकी पीक शिफ्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कि बाथोक्रोमिक शिफ्ट हुआ। विबग्योर में रेड की तरफ वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है मतलब, ठीक है। तो व्हेन अ कंपाउंड, जब आपका जो कंपाउंड है उसकी जो एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा है, ये वाली जो पीक है, ये अगर शिफ्ट टुवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ, इस साइड देखो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो, ठीक है। तो जब रेड की तरफ आपकी वेवलेंथ इंक्रीज होती है, इस साइड जब हम जा रहे हैं इंक्रीज आ रहा है अगर वेवलेंथ में, तो हम उसको बोलते हैं कि बाथोक्रोमिक शिफ्ट हो गया या फिर रेड शिफ्ट हो गया। रेड शिफ्ट क्यों नाम दिया, क्योंकि विबग्योर में रेड की वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम है, तो रेड की तरफ मूव कर रही है हमारी जो पीक है। अब ये कहता है कि दूसरी जो होती है वो आपकी होती है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है बेटा, जो आपकी एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा है, लैम्ब्डा मैक्स जो है,
अगर वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाए, वॉयलेट की तरफ शिफ्ट हो जाए, ब्लू की तरफ, देखो इस साइड ये रहा ब्लू, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती है। शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब है हायर एनर्जी, हायर एनर्जी, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो हाई एनर्जी पे जब कोई एब्जॉर्ब करेगा या शॉर्टर वेवलेंथ पे जब कोई एब्जॉर्ब करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हुआ है, ब्लू की साइड शिफ्ट होगी या वेवलेंथ। अब हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या है? ये कहते हैं जब इस पीक की आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाए ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है, पीक की जब इंटेंसिटी बढ़ गई ऊपर की तरफ, थोड़ी ऊंची ऊंची सी हो गई आपकी पीक, तो उसको हम बोलते हैं, जब एप्सिलॉन बढ़ गया उसका तो उसको हम बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट हुआ है। और जब पीक की इंटेंसिटी घट जाए, डिक्रीज हो जाए, नीचे की तरफ आ गई है बेचारी, ठीक है, व्हेन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी इज डिक्रीज, नीचे की तरफ जब आ रही है, देखिए नीचे की तरफ, तो क्या हुआ है, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट हुआ है। अब भाई ये शिफ्ट्स तो हो गए, पर ऐसा क्या हो गया, क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, कोई लॉन्गर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, कोई शॉर्टर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, तो इसके ना कुछ रीजंस होते हैं। जैसे मैं आपको कुछ रीजन बताती हूँ। अभी हमने एक तो रीजन पढ़ा ही था कि क्रोमोफोर या ऑक्सोक्रोम जब हम जोड़ देते हैं किसी भी कंपाउंड से, तो हमारी जो लैम्ला मैक्स है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो एक कहानी तो यही है कि ये लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ इसको शिफ्ट कर देंगे पीक को, ठीक। दूसरी कहानी अब ये कहता है कि आप अगर कंजुगेशन इंक्रीज कर देते हो किसी कंपाउंड के अंदर, कंजुगेशन इज इंक्रीज्ड। कंजुगेशन कैसे इंक्रीज की, देखो जैसे आपका सिंपल इथीन है, CH2CH2, इसकी जो लैम्ला मैक्स होती है ना बेटा, वो होती है अराउंड 175 नैनोमीटर। इसमें आप एक और डबल बॉन्ड जोड़ दो, 1,3 ब्यूटाडाइन बना दो इससे, CH CH CH2, तो एकदम से देखना आप जो एब्जॉर्प्शन होगी ना वो 217 नैनोमीटर पे हो जाएगी। अब भाई अब एक डबल बॉन्ड तो बढ़ाया हमने, ऐसा क्या हो गया कि 175 से वो जंप करके 217 पे कूद मार के पहुंच गया, ऐसा क्या हो गया? तो ऐसा क्या हुआ समझने की कोशिश करते हैं। आपका जब एक सिंगल डबल बॉन्ड था, एक सिंगल डबल बॉन्ड था, तो आपका एक पाई बॉन्ड था, एक पाई बॉन्ड था बेटा, ये आपका उसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई 1, और ये उसका एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई*1, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक पाई बॉन्ड है इथीन में, इथीन की बात कर रहे हैं, तो बेचारे क्या हुआ, उसने जंप किया भाई पाई 1 से पाई 2 में, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा वो ग्राउंड स्टेट से, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एनर्जी तो चाहिए, एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी उसने ले ली, ये जो एनर्जी डिफरेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, और जंप करके चला गया, जाओ भाई। अब हमने उस कंपाउंड में एक और डबल बॉन्ड लगा दिया, हम बनाएंगे 1,3 ब्यूटाडाइन। लो, जैसे ही हमने ये बनाया, अब हमारे पास दो पाई बॉन्ड हो गए, एक यहाँ एक यहाँ, तो दो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग वाले हो गए, बॉन्डिंग वाले दो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए, एक पाई 1 एक पाई 2। ऐसे ही एंटी बॉन्डिंग वाले भी दो हो गए, भाई दो बॉन्डिंग बन रहे हैं तो दो एंटी बॉन्डिंग भी तो बनेंगे, ये पाई 1 का एंटी बॉन्डिंग पाई 1 स्टार, ये पाई 2 का एंटी बॉन्डिंग पाई 2 स्टार। अब इलेक्ट्रॉन जो है उसको हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, H से हाईएस्ट, O से ऑक्यूपाइड, M से मॉलिक्यूलर, O से ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब होता है ऐसा हाईएस्ट ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हाई एनर्जी वाला पाई 2 है, वहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा LUMO, LUMO लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब सबसे लो एनर्जी वाला अनऑक्यूपाइड जो खाली पड़ा है उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब एंटी बॉन्डिंग वाले दोनों ही खाली पड़े हैं, तो इसने जंप मार के, मैं जाऊंगा जंप मार के हायर एक्साइटेड स्टेट में, जा भाई तू भी जा। अब ये जाएगा तो यहाँ बेचारे को जंप मार के जाने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ी, और यहाँ पे इसको जंप करने के लिए बस इतनी एनर्जी डेल्टा ई, तो इसका मतलब इसने कम एनर्जी ली, कम एनर्जी ली तो वो क्या हुआ, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया।
है ना, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हुआ क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो क्या हुआ, हमारा बाथोक्रोमिक शिफ्ट हो गया। तो कंजुगेशन जैसे ही आपने बढ़ाई, कंजुगेशन इज इंक्रीज्ड, तो क्या हुआ, बाथोक्रोमिक शिफ्ट हो गया। ठीक है जी, और समझ भी आया ना कैसे हो गया, होपफुली आया होगा। अब ये कहता है कि एक होता है सॉल्वेंट इफेक्ट। सॉल्वेंट इफेक्ट में क्या है बेटा कि ये नॉन पोलर में तो कुछ होता ही नहीं, पोलर सॉल्वेंट्स में ज्यादा दिखाई देता है आपको सॉल्वेंट इफेक्ट। पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट है तो क्या करेगा, पोलर सॉल्वेंट ले लिया आपने कोई भी, जैसे आपने वाटर ले लिया, अल्कोहल ले लिया, कोई भी पोलर सॉल्वेंट ले लिया, वो क्या करेगा, उसमें पोल्स क्रिएट होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, पोल क्रिएट होती, फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद सॉल्यूट, हाइड्रोजन बॉन्ड विद सॉल्यूट बना लिया जी हमने तो, हाइड्रोजन बॉन्ड सॉल्यूट के साथ मिलके। भाई अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा, चेंजेस द एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल की एनर्जी में चेंज आ जाएगा, या तो ग्राउंड स्टेट की चेंज होगी या एक्साइटेड स्टेट की चेंज होगी, ऑफ ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल, एक्साइटेड स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल। देखिए अब कैसे चेंज होएगी, वो भी करके देखते हैं। ये कहता है जब आप पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस की बात कर रहे थे ना, ऑक्सोक्रोम, जब हमने कहा था क्रोमोफोर दो टाइप के, एक पाई टू पाई स्टार है, एक एन टू पाई स्टार है। तो भाई पहले हम पाई टू पाई स्टार वाले को देख लेते हैं कि क्रोमोफोर जुड़ गया था पाई टू पाई स्टार और उसने बाथोक्रोमिक शिफ्ट किया। तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जब हुई तो उस केस में क्या हुआ कि आपके जो डाइपोल इंटरेक्शंस थी, पोलर थी ना, सॉल्वेंट भी पोलर है, सॉल्यूट भी पोलर है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो होनी बनती है भाई, दोनों चीजें आपने पोलर ले ली तो उससे क्या होगा, रिड्यूस करेगा, वो रिड्यूसेस द एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट और एक्साइटेड एनर्जी लेवल। ठीक है भाई, ये था आपका शुरू में पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये था आपका पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जैसे ही डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हुई तो बेचारा पाई तो वहीं पे है, लेकिन इट रिड्यूसेस द एनर्जी ऑफ एक्साइटेड एनर्जी लेवल, एक्साइटेड वाला जो है इसकी एनर्जी इसने कम कर दी, तो एक्साइटेड वाले की एनर्जी कम होगी तो जंप करने के लिए कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। यहाँ पे डेल्टा ई इतना है और यहाँ पे डेल्टा ई इतना ज्यादा है, तो डेल्टा ई कम है, इसका मतलब वेवलेंथ लॉन्गर है, वेवलेंथ लॉन्गर है तो इसका मतलब क्या है कि शिफ्ट जो है आपका वो बाथोक्रोमिक शिफ्ट हो गया। ठीक है, और इसी में वैसे एक चीज बता देती हूँ कि अगर n2 पाई स्टार हुई होती ना ट्रांजिशन, वो दो टाइप के क्रोमोफोर थे, n2 पाई स्टार में क्या हो जाता बेटा कि आपका उस केस में ये n को ज्यादा स्टेबलाइज कर देता, n वाली जो है ना उसको ज्यादा स्टेबलाइज कर देता। देखो ये थी आपकी n और ये थी आपकी पाई स्टार, अब n को अगर ये स्टेबलाइज कर देगा तो n की एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज जब स्टेबल होती है ना तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, जब वो अनस्टेबल होती है ना तो ही वो ज्यादा उछल रही होती है, उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है उस केस में। तो n की एनर्जी जब कम हुई तो एनर्जी गैप तो बढ़ गया, एनर्जी गैप बढ़ गया तो इसका मतलब n2 पाई स्टार जब होगी तो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ हो जाएगी। तो सॉल्वेंट की पोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बाथोक्रोमिक शिफ्ट जो है आपका या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जो है इन सब चीजों में। अब अगर हम उससे उल्टा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट की बात करते हैं, अभी हमने बाथोक्रोमिक के लिए पढ़ा था, तो हिप्सोक्रोमिक में कहते हैं सारे फैक्टर्स जो है वो उल्टे हो जाते हैं। हिप्सोक्रोमिक में अभी आपने बाथोक्रोमिक में ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर लगाया तो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया, आप मॉलिक्यूल से उसको हटा दो तो वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही ये कहता है कि जहां पे कंजुगेशन होने के चांसेस हो ना, आप उसको हटा दो। अब मान लो हम एनिलीन की बात कर ले भाई, हिप्सोक्रोमिक के लिए एनिलीन हमारा क्या है, NH2, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है जो कि क्या करेंगे, रेजोनेंस करनी शुरू कर देते हैं, बॉन्ड्स को घुमाने में हेल्प करेंगे। अब आपने इस एनिलीन को रख दिया मान लो किसी एसिडिक मीडियम में,
एसिडिक मीडियम में रखते ही ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं ये क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे भाई एसिड में जो ये प्रोटोन है उसके साथ, इसका लोन पेयर गया, इसके ऊपर खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब इसके ऊपर खुद के ऊपर ही बेचारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया ये तो ये किसकी रेजोनेंस कराएगा, किसी की रेजोनेंस नहीं करा सकता। अब ये कोई कंजुगेशन, कोई डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कराएगा, नहीं कराएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जो आपका एनिलीन है ना वो आपका एब्जॉर्ब करता है अराउंड 280 नैनोमीटर पे, और जब भी आप एनिलीन को एसिड में डिसॉल्व कर देते हैं ना तो उसकी जो वेवलेंथ आएगी वो आएगी अराउंड 203 नैनोमीटर, वो इतनी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और हमेशा एक चीज याद रखना कि जब भी आपका बाथोक्रोमिक शिफ्ट होता है ना वो जनरली पीक की इंटेंसिटी को भी बढ़ाता है साथ में, दैट इज अकम्पनीड बाय हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और जब आपका हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है तो इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, दैट इज अकम्पनीड बाय हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे कि मैं अगर मान लो आपको इसमें बात करूं हाइपोक्रोमिक में, 1 मिनट का और लेक्चर कंटिन्यू कर लेते हैं, मुझे पता है ऑलरेडी काफी लंबा सा हो गया है पर कोई बात नहीं, आज हमने नॉलेज पे तो काफी कुछ गेन की है। अब ये इसमें क्या है कि आपका बाइफिनाइल है, बाइफिनाइल है तो बेटा उसकी जो एप्सिलम मैक्स होती है वो होती है अराउंड 19,000 के करीब, लेकिन आप इसी में एक ना कहीं पे भी मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया आपने, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जोड़ते ही इसकी कोप्लेनरिटी जो है ना वो कम हो गई। ठीक है, ढंग से प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं रहा ये, तो उसकी वजह से इसकी एप्सिलम जो है वो डिक्रीज होके 10,200 के करीब आ जाती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स सोचते हैं कि प्लेनरिटी रिमूव हो गई, वो हम स्टिल्बिन के केस में भी आपने बुक्स में पढ़ा होगा, तो उससे क्या होता है, उससे भी आपका जो शिफ्ट्स पे है, इंटेंसिटी शिफ्ट्स पे इफेक्ट आता है। तो स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी है यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, मैं उसे साथ के साथ सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। हैव अ वेरी गुड डे अहेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि अगला आने वाला लेक्चर कौन सा है। ठीक है, हम स्पेक्ट्रो बहुत डिटेल में करने वाले हैं।